Well, viewers, is Bihar eyeing a triangular contest as we have new contender who has just entered the fray? Once a poll strategist, Prashant Kishore has made his own political party, Jan Swaraj Party, and is now going all out to bring Parivartan in Bihar. In fact, the founder of Jan Swaraj Party held a big rally in Chief Minister Nitish Kumar's home district of Nalanda, where he asserted that people want a change and they are fed up of the Lalu and Nitish governments. Hear from the man himself as my colleague Saket held an exclusive conversation with Prashant Kishore. बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर तमाम जगहों पर जा रहे हैं। हम भी कई सभाओं में प्रशांत किशोर जी के साथ थे। आज इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में सबसे पहली सभा की और उसके बाद नवादा वो गए थे। प्रशांत जी हमारे साथ हैं। आज सबसे पहले नीतीश कुमार के गढ़ जो उनका गृह जिला है वहां गए। क्या नब्ज टटोला आपने उनके गांव के, उनके घर के, उनके जो क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या लोगों ने कहा वो तो हम आप देखते हैं। सभा का मेरा करने का जो तरीका है, हम लोग तो सीधा सवाल जवाब कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं भाई लोग क्या कह रहे हैं। और गढ़ वढ़ किसी का कुछ होता नहीं है लोकतंत्र में। आपको ये दिखा होगा कि नीतीश कुमार का सो कॉल्ड उनका अपना जो गढ़ है, वहां पर एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि भैया अब नीतीश कुमार को हटाना है, नहीं रखना है। बात इसकी है कि लोग तंग आ चुके हैं। पिछले 30-35 सालों से वही लालू वही नीतीश देखते देखते लोग तंग आ गए हैं और कहीं ना कहीं बदलाव की जो चाहत है वो बहुत पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे बनती आ रही है। जन स्वराज ने उसको एक आवाज, एक रास्ता दिखा दिया है। जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो बात उनको ठीक लग रही है, वो जन स्वराज की वजह से नहीं है। वो उनकी बदलाव की चाहत पहले से है। वो खुद ही परेशान है, इतनी तकलीफ में जी रहे हैं लोग। अब उनको एक रास्ता दिख गया जन स्वराज में, इसलिए आपको इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। हम देख रहे थे कार्यक्रम में भी आपने लोगों से हाथ उठवाया, उन लोगों से बातें की, एक तरह से संवाद आप वहां कर रहे थे कि क्या पलायन जो एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिए और कई सालों से है, उसको आप छूने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आपको नहीं लगता कि इस बार भाई पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन पहली बार इस मुद्दे को पटल पे जन स्वराज ने रखा है। 3 बरस पहले जब मैंने गांव में चलना शुरू किया तो मुझे खुद इस बात का एहसास उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से पदयात्रा के दौरान मैंने जो अनुभव किया, देखा कि पलायन जो है वो सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। पलायन सिर्फ उनकी समस्या नहीं है जिनके बच्चे या जिनके घर के लोग जा रहे हैं बाहर मजदूरी करने। बिहार में कोई ऐसा परिवार ही नहीं है जो कि पलायन से पीड़ित न हो। फर्क बस इतना है कि जो गरीब का बच्चा है वो मजदूरी करने जा रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ाई करने या नौकरी करने जा रहे हैं। जा तो सब रहा है। जब हम लोग गांव में चले तो देखा कि भाई कोई ऐसा घर ही नहीं है जहां से कोई ना कोई बाहर ना गया हो। तो जो एक परिवार का एक कॉन्सेप्ट है, माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रहने का, वो धीरे धीरे वो चीज ही खत्म हो गई है। गाँव देहात में लोगों ने अवधारणा बना ली है कि भैया कमाना है तो बाहर जाना है, पढ़ना है तो बाहर जाना है। कई बार आपको गांव में मिलते होंगे लोग जो कहते हैं कि भैया रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए इसके बाद लुधियाना जाएंगे। मतलब जो खेती करने आते हैं, घर आते हैं तो कमाने का जरिया नहीं है। खेती जो है यहाँ पर खाने का जरिया है। तो यहाँ आए हैं, रोपनी कर लेंगे, कटाई हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे लुधियाना, वहाँ गुजरात जाएंगे कमाने। तो एक नोशन लोगों में बन गया है कि जिसको भी कमाना है, जिसको भी पढ़ना है, उसको बिहार से बाहर जाना है। और इसका जो दर्द है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मतलब हमको आपको ये लगता है कि आंकड़ा है, ये आर्थिक विश्लेषण का मामला, ऐसी बात नहीं है। आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनकी शादी हुई और उसका साथी, उसका पति पलायन कर गया, मजदूरी करने चला गया। अब पूरे जीवन 15 साल, 20 साल में एक ही बार छठ में, दिवाली में या कोई अगर परिवार में शादी हुई तो लोग आते हैं, बाकी पूरे टाइम उसको बाहर ही रहना है। अब वो वापस तब लौटेगा जब बूढ़ा हो जाएगा। जब बूढ़ा होगा तो उसके जो बच्चे होंगे घर में जवान, वो चला जाएगा पलायन करते। तो उन लोगों को, महिलाओं को अपने पति के साथ रहने का अवसर नहीं है। जो पुरुष हैं जो बाहर पलायन करके गए हैं, उनको अपने आंख के सामने अपने बच्चों को बड़ा होते देखने का सुख नहीं है। रास्ते में लोग कहते हैं जो पलायन के बाद कि भैया कुछो कीजिए, रोक दीजिए, खाली हम लोग को बाहर ना जाना पड़े। लोग रोने लगते हैं कि भैया हम लोग को बाहर नहीं जाना, ये खाली कर दीजिए, जो कहिएगा वो करेंगे।
तेजस्वी भी कलम बांट रहे हैं छात्रों में, युवाओं के बीच। यार देखिए, तेजस्वी के कलम, ये आप लोग न्यूज चलाते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत पोशाक बांटा, नीतीश कुमार ने साइकिल बांटा, क्या उससे शिक्षा सुधर गई? और जहां तक तेजस्वी की बात है, ये कलम बांटकर क्या दिखाएंगे? अरे भाई, अगर कोई शेर दूध बांटने लगे तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? दूध बांट रहा है, इसका मतलब है कि आपको दूध का लालच दिखाकर नजदीक बुलाएगा और आपको खाएगा। तो तेजस्वी यादव जैसे लोग जब कलम बांटते हैं तो आप ये सावधान होने का समय है कि ये लोग कलम का बंटवारा करके, कलम दिखाकर आपका वोट लेंगे और फिर कट्टों का इस्तेमाल करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे, क्योंकि यही राजद का कैरेक्टर ही यही रहा है। 15 साल तक लोगों ने ये देखा है, झेला है, वो बदल थोड़ी सकता है। जो शेर है वो दूध बांटेगा तो दूध थोड़ी ना पिएगा, वो तो मांस ही खाएगा ना भाई। राजद वाले सुधर थोड़ी सकते हैं, कल सत्ता में आएंगे फिर वही करेंगे ये लोग। कलम आज बांट रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं हर जगह। अभी चाय के लिए प्रशांत जी रुके हैं, वहीं पे हम इनसे बात भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, एक सवाल है जो अभी विपक्ष के तरफ से तमाम दल एक साथ उठा रहे हैं कि जो वोटर वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा है उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो हो रहा है साजिश के तहत हो रहा है। देखिए, वोटरों का नाम काटा जा रहा है। नहीं, वोटर वेरिफिकेशन का जो मामला है गंभीर मामला है। क्यों है इसको समझने की जरूरत है। एक तो 2003 के बाद पहली बार इस तरह की कोई एक्सरसाइज की जा रही है। दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इस तरह का काम किया गया और चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है और कई तथ्यों के साथ उठाया है कि कैसे वोटर लिस्ट में परिवर्तन किया गया, नाम जोड़े गए, हटाए गए। उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है और वही चीज अब बिहार में की जा रही है। तो स्वाभाविक है कि बिहार में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर आशंकित है कि भाई ये क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वोट इलेक्टोरल रोल बनाना, उसका सही उसका होना, ये सब जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है। संवैधानिक व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन पर हम लोग का सबका भरोसा भी है, होना भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेवारी है कि वो भरोसा बना रहे। इसके लिए अगर आप मान लो इसको करना भी चाहते हो तो कम से कम जो की स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको आप विश्वास में तो लीजिए। उनको ये बताइए तो कि भाई किनका नाम जोड़ोगे, किनका हटाओगे। जिनका आप नाम हटाओगे उनके पास क्या उपाय होगा अपना बात रखने का। जिनका नाम आप जोड़िएगा उनको किस आधार पर आप जोड़िएगा। अभी तक क्यों नहीं जोड़ा था, अभी चुनाव के 3 महीना पहले क्यों जोड़ने आ रहे हैं। तो ये गंभीर मामला है। इलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसको करना चाहता है तो उसको और ट्रांसपेरेंटली इस बात को लोगों के सामने, लोगों के बीच में रखना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, और ताकि जनता में विश्वास बना रहे। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे ना। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। मैंने कहा आपको कि चूंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा में इस तरह की एक्सरसाइज की गई, उसके बाद मुख्य विपक्षी दल राहुल गांधी, उसके नेता राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया और उस आरोपों का अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब इसी ने दिया नहीं है। और बिहार में भी आकर आप शुरू कर रहे हैं। ये आपको भी लगता है कि साजिश हो रही है, नाम काटा जा रहा है जानबूझकर दूसरे पार्टियों के वोटरों का, ऐसा लगता है? मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो जब हमारी जानकारी पुख्ता नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि साजिश है कि नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो एक्सरसाइज हो रहा है इसके बारे में समाज में कई तरह की आशंकाएं हैं और उन आशंकाओं का निराकरण तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन क्लियरली ये बताए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनके पास क्या विकल्प होंगे अपना नाम जोड़ने का या हटाने का। एक सवाल बिहार चुनाव से जोड़कर है कि जाति की जो स्थिति है बिहार में, उसको तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सभी पार्टियों का अपना अपना जातीय समीकरण है, उसको आप तोड़ रहे हैं। किस तरह से इसको देखते हैं? भाई आप सभा में थे, मुझे लग रहा है ये आप पीछे मेरी 4 सभाओं में रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ समस्तीपुर भी आए थे, उससे पहले वैशाली भी गए थे, उसके बाद आज आपने नवादा नालंदा में भी देखा। तो इसलिए मैं जगह का नाम बता रहा हूँ कि एक 4-5 बड़े जिलों में, और हर जगह मैं भाषण बदलता नहीं हूँ, एक ही भाषण देता हूँ। लोग सुनते सुनते बोर भी हो गए, लेकिन जो आदमी सुनता है उसमें मैं ये सवाल एक बार नहीं बारंबार पूछता हूँ
कि भैया वोट तुमको अपने बच्चे के लिए देना है कि जात के लिए देना है। और लोग चिल्ला कर क्या बोलते हैं, हाथ उठा कर क्या बोलते हैं, भैया अपने बच्चे के लिए देना है। जब मैं पूछता हूं भैया तुम्हें जात चाहिए या अपने बच्चे के लिए पढ़ाई चाहिए, लोग क्या कहते हैं, भैया पढ़ाई चाहिए। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उसी को तो देखा जाएगा। आप जो विश्लेषण कर रहे हैं वो पीछे के अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं, और वो अनुभव भी पूरा नहीं है। ये तो एक अवधारणा बना दी गई है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। मैं रोज कहता हूं भाई अगर हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी के जाति का तो एक आदमी भी बिहार में नहीं रहता है। फिर ये इतने बड़ी संख्या में मुसलमान लालू जी को काहे वोट देता है? मुसलमान तो नहीं है लालू जी। मेरे भाई जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है, जैसा कि आप लोग कई बार बताने की कोशिश करते हैं। अब तो वो आपको जो चुनाव चिन्ह है वो भी मिल गया, स्कूल बैग आप लोगों को मिला है, मैसेज भी मिला नहीं है। स्कूल बैग मांग कर बहुत प्रयास करके हम लोगों ने लिया है, क्योंकि जो जनसुराज की सोच है कि बिहार को बदला, सही मायनों में बदलने का जो रास्ता है वो अच्छी शिक्षा ही है। बिना सरस्वती के कृपा के, बिना बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था किए बिहार में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। शुरुआत हो कुछ चीजें बदल सकती हैं, कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अगर बिहार को पुनः अपना गौरवशाली इतिहास हासिल करना है तो इसको फिर से ज्ञान की भूमि बननी है। और अगर ज्ञान की भूमि बननी है तो उसका जरिया क्या है? शिक्षा है। और हम लोग इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्कूल का बस्ता दिया है, क्योंकि स्कूल का बस्ता ही वो रास्ता है जिससे गरीबी से लोग निकलेंगे। पिछले 30-35 साल में लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दिया। यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोड़ा बांध दिया। हम लोग का प्रयास है कि उस बोड़े को हटाकर बच्चों के पीठ पर स्कूल बैग बांधा जाए, ताकि बच्चे पढ़ें और अपने पैर पर खड़ा हो सकें। आप घूम रहे हैं लगातार, पहले पदयात्रा किया आपने, फिर अब एक बार फिर से सब जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल है? क्या लगता है किस तरह की स्थिति बनेगी? किससे लड़ाई जनसुराज की है और कौन मजबूत दावेदार आपको दिख रहा है आगे? देखिए, माहौल बदलाव का है, ये आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अब आप लोग को बदलाव दिख भी रहा है कि माहौल बदलाव का, फिर भी आप लोग कहते हैं लेकिन बिहार है, कैसे सुधरेगा? ये बिहार के प्रति जो पूर्वाग्रह है, ये उन लोगों की सोच है कि ना बिहार नहीं सुधर सकता है, लोग यहाँ कष्ट में जिएंगे लेकिन सही वोट नहीं करेंगे। ये बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है लोगों का। ऐसा नहीं है। अरे 14 में विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है ना मोदी जी को। 84 में राजीव गांधी को वोट दिया था ना लोगों ने। 1989 में बीपी सिंह को वोट नहीं दिया था। 2015 में 2015 में नीतीश कुमार को लोगों ने विकास के नाम पे वोट नहीं दिया। नीतीश के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? ये भ्रम है लोगों का कि सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ेगा। बिल्कुल माहौल बदलाव का है। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि हर आदमी जनसुराज को वोट देगा, लेकिन मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि माहौल बदलाव का है। और बदलाव चाहने वालों के सामने पहली बार पिछले 30-35 बरस में एक विकल्प है जो कि पूरे बिहार में लड़ रहा है, ईमानदारी से लड़ रहा है। अपनी बात हम लोगों ने रखी है पिछले 3 साल में। अब जनता को तय करना है कि अगर वो बदलाव चाहते हैं तो वो सही ईमानदार लोगों के पार्टी जनसुराज का विकल्प अपनाएंगे कि पहले के पिटे पिटाए चोर बदमाश लुटेरे को, बालू माफिया, शराब माफिया को फिर से अवसर देंगे। तय जनता को करना है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। आपको नहीं लगता है कि अच्छा मौका है आप लोगों के पास भी? नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बातें हो रही है, जैसे उनका क्या होता है भाई, हम लोग के लिए राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। आप बताइए, जनसुराज जीतेगा हारेगा वो तो भविष्य के गर्त में है। जनसुराज का असर देखिए, आज पिछले 15 साल से इस बिहार में 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों को, विधवाओं को, विकलांगों को, जिसको अभी दिव्यांग कहते हैं, 400 रुपया का पेंशन मिलता है, अभी भी मिल रहा है। पिछले 14-15 बरस में 400 रुपया से बढ़ा के इसको 410 रुपया नहीं किया। 3 बरस से सबसे पहले जनसुराज ने ये बात उठाई, गांव-गांव जाकर हमने हल्ला मचाया कि भाई ये तो भीख से भी बदतर है। तो अभी सरकार ने कम से कम उसको घोषणा की है कि भाई 400 से बढ़ा के 1100 करेंगे। ये जनसुराज की ताकत है, ये राजनीति और लोकतंत्र की ताकत है। जनसुराज जीतेगा हारेगा क्या होगा वो तो बाद की बात है। हम लोग सिर्फ एमएलए बनने
करने के लिए नहीं राजनीति करने आए हैं। एमएलए बनकर क्या कर लेंगे? एमएलए मंत्री जितना बन के लोग नाम पैसा शोहरत ये सब कमाते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा भगवान ने पहले से दिया हुआ है। कोई अहंकार की बात नहीं है, लेकिन वो सब चीज है जीवन में। कुछ यहाँ से लेने नहीं आए हैं, इसको कुछ समाज को वापस देने आए हैं, क्योंकि इसी मिट्टी में जन्म हुआ है। सोचते हैं कि अगर हम लोग नहीं कोशिश करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रेडिक्शन क्या है प्रशांत किशोर का? इस बार के चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप अपनी पार्टी का? जनसुराज का मैंने पहले बताया, मैं प्रेडिक्शन रोज रोज बदलता नहीं हूँ। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। जनसुराज या अर्श पे या फर्श पे, या तो जनसुराज को 10 से कम सीट आएगी या इतनी सीट आएगी कि हम लोग व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार में बदल पाएंगे, बीच में नहीं मरेंगे। कम सीट भी आएगी तो लगातार जारी रहेगा ये पूरा आपका? क्या कम सीट क्या होता है? हम कह रहे हैं 10 से कम सीट आएगा, इसका मतलब हम लोग कोई सीट नहीं आएगा, तो हम लोग 5 वर्ष और संघर्ष करेंगे, उससे क्या दिक्कत है? बिहार को बदले बगैर छोड़ेंगे नहीं। एक बार जब ठान लिया तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब जनता को तय करना है कि भाई 25 में सुधार चाहते हो कि 5 वर्ष और कुछ आना चाहते हो। हम तो रोज कहते हैं कि भाई हमें क्या होना, हम तो 5 वर्ष और मेहनत कर लेंगे, 5 वर्ष और पैदल चल लेंगे, बिहार के बारे में और बेहतर समझ बना लेंगे। जनता को तय करना है कि 5 वर्ष अभी बदलना है कि 5 वर्ष इस दुर्गति में, इस नर्क की जिंदगी में, इस भ्रष्टाचार वाले व्यवस्था में और बने रहना है। 30 में जगोगे। जगना तो है ही, जनसुराज की व्यवस्था आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता उसको।